हेलो एवरीवन, सब मित्रों को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जिस विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो आपने थंबनेल में देख लिया होगा। तो सबसे पहले आपको जो आपकी पाठ्य योजना डायरी है उसके ऊपर पाठ्य योजना का क्रमांक लगा लेना है। उसके पश्चात में आपका जिस विद्यालय में बीएड या बीएसटीसी का प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहा है उस विद्यालय का आपको नाम लिख देना है। उसके पश्चात में आपका जो भी विषय, तो आज का जो अपना विषय है वो है गणित। तो गणित विषय अपने लगा लिया, विधि हो जाएगी आपकी व्याख्यान विधि। और जिस कक्षा की आप पाठ्य योजना तैयार करें उस कक्षा का आप नाम दीजिए। तो कक्षा 8 हो जाएगी आपकी। और जो आपकी समय अवधि होगी वो हो जाएगी आपकी 35 मिनट। और कालांश, जो भी कालांश में आप पाठ्य योजना तैयार करें उस कालांश का आप नाम लिख दीजिए। और हो जाएगा आज का अपना प्रकरण। जो आज का जो अपना प्रकरण है वो है रेखाएं एवं कोण। तो इनके ऊपर आज अपन पाठ्य योजना तैयार करेंगे। मित्र को अन्य विषय से संबंधित या कोई भी और विषय से संबंधित पाठ्य योजना की आवश्यकता हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो हमारे चैनल के पेज पे जाए वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट के अंदर आपको सभी विषय से संबंधित पाठ्य योजना वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। इसके पश्चात में आपको जो नेक्स्ट हेडिंग डाल लेनी है वो है आपके शिक्षण के उद्देश्य। तो शिक्षण के उद्देश्य हेडिंग लगा लीजिए और इसके अंदर आपको 3 कॉलम बना लें। पहला है क्रम संख्या, दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य, तीसरा है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ये 3 कॉलम बनाने के पश्चात में आप इसमें लिखेंगे। या लिखने से पहले थोड़ा समझ लीजिए कि ये जो शिक्षण के उद्देश्य होते क्या है। शिक्षण के उद्देश्य तात्पर्य ये है कि छात्र, अध्यापक अथवा शिक्षक द्वारा जब शिक्षण करवाया जाता है तो शिक्षण कराते समय या शिक्षण करेगा बालक तो उस शिक्षण से बालक के अंदर क्या परिवर्तन आएगा, या छात्र, अध्यापक अथवा शिक्षक ये शिक्षण करवाकर या पाठ पढ़वाकर बच्चे के अंदर क्या परिवर्तन लाना चाह रहे हैं या क्या चेंजेस लाना चाह रहे हैं, तो वो उसके शिक्षण के क्या हो जाएंगे, उद्देश्य हो जाएंगे। अगर आपको अपेक्षित परिवर्तन या कुछ परिवर्तन दिखते हैं तो वही उसके अनुसार उसके क्या हो जाएंगे, उद्देश्य हो जाएंगे। तो पहला इसका उद्देश्य है ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक उद्देश्य के कारण बच्चे में जो अपेक्षित परिवर्तन होंगे वो लिखेंगे आप। विद्यार्थी रेखा एवं कोण के बारे में प्रत्याभिज्ञान या प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। द्वितीय है अवबोध। विद्यार्थी रेखा एवं कोण से संबंधित तथ्यों का स्पष्टीकरण, तुलना में वर्गीकरण कर सकेंगे। तीसरा है ज्ञानोपयोग। विद्यार्थी रेखा एवं कोण से सीखे गए ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन में उपयोग कर स्थानांतरण भविष्य में कर सकेंगे। चौथा है कौशल। इसमें लिखेंगे विद्यार्थी रेखा एवं कोण से संबंधित चार्ट और मॉडल का निर्माण कर सकेंगे। पांचवा है अभिरुचि। विद्यार्थी रेखा एवं कोण से संबंधित पुस्तकें पढ़ने में रुचि ले सकेंगे। इसके बाद छठवा आता है अभिवृत्ति। विद्यार्थी रेखा एवं कोण से संबंधित सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आकलन कर सकेंगे। इसके पश्चात आपको नेक्स्ट हेडिंग लगा लेनी है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री तात्पर्य ये है कि छात्र, अध्यापक अथवा शिक्षक द्वारा जब शिक्षण करवाया जाता है तो शिक्षण कराते समय जो जो सामग्री उनकी शिक्षण में सहायता करती है सारी सामग्री शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। जैसे चौक, डस्टर, लपेट, पलक, डस्टर वगैरह, कक्षा उपयोगी समय, चार्ट, मॉडल, इतनी सारी सामग्री क्या कहलाएंगी, सहायक सामग्री कहलाएंगी। तो इसके अंदर आपको सारी चीज़ें लिख देनी है। इसके पश्चात आपकी जो शिक्षण विधि है वो हो जाएगी आपकी व्याख्यान विधि। और शिक्षण प्रविधि का जो प्रयोग करें अपन इसमें वो व्याख्यान सहित प्रश्नोत्तरी विधि। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए आप इसमें पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान लगा लीजिए और इसके अंदर लिखेंगे आप विद्यार्थी रेखा एवं कोण के बारे में सामान्य जानकारी पूर्व में रखते हैं। तो ये हो जाएगी पूर्व ज्ञान। जो आपकी अगली हेडिंग होगी वो हो जाएगा आपका प्रस्तावना प्रश्न। हेडिंग लगा लीजिए प्रस्तावना प्रश्न और इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए प्रस्तावना प्रश्न होता क्या है। जो प्रस्तावना प्रश्न होता है इसके अंदर छात्र अध्यापिका द्वारा बच्चों से प्रश्न किए जाते हैं और इसमें छात्र अध्यापिका द्वारा कम से कम 4 प्रश्न और अधिक से अधिक 6 या 7 प्रश्न छात्र अध्यापिका द्वारा किया जाता है। इसके अंदर जो प्रश्नों का जो क्रम है वो जरूरी नहीं कि आपने जो टॉपिक लिया है जिस प्रकरण के बारे में आप पढ़ा रहे हैं उसी प्रकरण से संबंधित ये प्रश्न, आप अन्य प्रकरण से संबंधित भी प्रश्न ले सकते हैं। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको जो प्रश्न पूछने हैं उन प्रश्नों को आपको एक दूसरे से जोड़ते हुए अंत के अंदर आपका जो प्रकरण पढ़ाया जा रहा है या जो टॉपिक आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं उससे आपको जोड़ देना। तो बस ये चीज़ करनी है आपके इसके अंदर। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो आपका प्रस्तावना प्रश्न है वो सबसे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो आपका प्रस्तावना प्रश्न जितना अच्छा होगा या जितना प्रभावपूर्ण होगा आपकी पाठ्य योजना भी उतनी प्रभावपूर्ण या सुंदर रूप से बनेगी। तो इस प्रकार से आपको ये सारे चीज़ें कर लेनी है। और इसके अंदर 3 कॉलम बनाने। पहला है क्रम संख्या, दूसरा छात्र क्रिया, तीसरा है विद्यार्थी क्रिया। ये 3 कॉलम बनाने। तीनों कॉलम बनाने के पश्चात में जो क्रम संख्या वाला कॉलम है उसके अंदर लिखेंगे आप यह छात्र अध्यापक क्रिया वाले में डॉट लगा के यह क्या है। पहला प्रश्न छात्र ने पूछा तो बच्चे उत्तर दे देंगे बिंदु है। 2 बिंदुओं से कौन सी आकृति बनती है तो बच्चे उत्तर देंगे रेखाखंड बनता है। रेखाखंड किसका भाग होता है तो बच्चे उत्तर देंगे रेखा का। 2 रेखाओं को मिलाने में उनके बीच का क्या बनता है तो बच्चे उत्तर देंगे कोण बनता है। रेखा एवं कोण के बारे में आप क्या जानते हैं। बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे तो एक प्रकार से समस्या बन जाएगी, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो इस समस्या का समाधान छात्र अध्यापक द्वारा किया जाए। तो उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे विद्यार्थियों आज हम रेखा एवं कोण के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग होगी हो जाएगा आपका प्रस्तुतिकरण।
इसके अंदर आपको 4 कॉलम या 5 कॉलम बना लेने हैं। पहला है शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्र अध्ययन क्रिया, तीसरा है छात्र क्रिया, चौथा है सहायक सामग्री और पांचवा है श्यामपट्ट कार्य। इस तरह से आपको ये 5 कॉलम बना लें। पाँचों कॉलम बनाने के पश्चात में जो आपका शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है, उस शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में आपको शिक्षण बिंदु लिखना है रेखाएं। तो ये रेखाएं शिक्षण बिंदु हो जाएगा। इसका छात्र अध्यापक द्वारा विकासात्मक प्रश्न से शुरुआत करेगी छात्र अध्यापक या अध्यापक। तो इसमें लिखेंगे किरण किसका भाग है, तो बच्चे उत्तर देंगे रेखा का। किरण कितने अंत बिंदु होते हैं, तो बच्चे उत्तर देंगे 1 होते हैं। रेखा एवं कोण के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे, समस्यात्मक हो जाएगा। तो छात्र अध्यापक द्वारा आप प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा, कथन दिया जाएगा, तो उसमें लिखेंगे आप एक रेखा का वह भाग जिसके 2 अंत बिंदु हो एक रेखाखंड कहलाता है, तथा रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो एक किरण कहलाता है। इस प्रकार से आपको ये प्रस्तुतिकरण लिख लेना है और छात्र अध्यापक क्रिया में आप उधर लिख ही लेंगे ये सारी चीज़ें। आगे लिखेंगे आप वे सरेख बिंदु कहलाते हैं रेखाखंड ए बी को ए बी बाहर से तथा उसकी लंबाई को ए बी की रेखा से, इस वाले चिन्ह से समझ में आ रहा होगा आपको, तथा रेखा ए बी को ए बी दोनों तरफ रेखा का चिन्ह से व्यक्त करते। जो विद्यार्थी क्रिया है उस विद्यार्थी क्रिया में आप लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जो उसका श्यामपट्ट कार्य है उस श्यामपट्ट कार्य को आपकी उसके महत्वपूर्ण बिंदु है उस महत्वपूर्ण बिंदुओं को श्यामपट्ट कार्य में उतार दीजिएगा। देखिए मैं अभी बताऊंगा आपको लिख के, आप चाहे तो इसके अंदर आराम से उतार लीजिए, आपको उसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इस प्रकार से आपको सारी चीज़ें लिख लेनी। इसके पश्चात जो नेक्स्ट रीडिंग आती है वो है आपके बौद्ध प्रश्न। तो बौद्ध प्रश्न के बारे में तो लीजिए, बौद्ध प्रश्न क्या होते हैं और किसके द्वारा पूछे जाते हैं और क्यों पूछे जाते हैं। जो बौद्ध प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक द्वारा पूछे जाते हैं और इसलिए पूछे जाते हैं ताकि उसने जो पाठ बच्चों को पढ़ाया है वो बच्चों ने कितना सिखाया, उन्होंने कितना ग्रहण किया या उनको कितना याद रहा है, इस बात की प्रतिपुष्टि या फीडबैक लेने के लिए छात्र अध्यापक द्वारा बौद्ध प्रश्न किए जाते हैं। जो ये बौद्ध प्रश्न होते हैं केवल एक मात्र से जो बच्चे का ध्यान पाठ में केंद्रित रहे या उसका ध्यान पाठ में एकाग्रचित होकर लगा रहे, इस वजह से ये बौद्ध प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको ये सारे बौद्ध प्रश्न लिख लेने हैं। जैसे किरण ए बी को किससे व्यक्त करते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर मैंने दिखा दी। इसके पश्चात आता है आपको जो अगले पेज पर, अगर आपका इसी प्रकार से आपको अगले पेज पर फिर से 5 कॉलम बनाना है। शिक्षण बिंदु, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री और श्यामपट्ट कार्य। ये कॉलम बनाने के बाद जो शिक्षण बिंदु वाला कॉलम उसके अंदर आपका जो द्वितीय शिक्षण बिंदु है वो है कोण। तो कोण के बारे में विकासात्मक प्रश्न छात्र अध्यापक द्वारा शुरुआत की जाएगी, अध्यापक द्वारा शुरुआत की जाएगी। दो रेखाओं के मध्य किसका कोण या निर्माण होता है, तो बच्चे उत्तर देंगे कोण का निर्माण होता है। समकोण किसे कहते हैं, बच्चे उत्तर देंगे 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। कोण के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे, समस्या बन जाएगी। अब छात्र अध्यापक द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा, इसमें लिखेंगे आप छात्र अध्यापक कथन में जब दो किरणों की एक ही अंत बिंदु को से प्रारंभ होती है तो एक कोण बनाता है। कोण को बनाने वाली दोनों किरणें भुजाएं कहलाती है और वह उभयनिष्ठ बिंदु शीर्ष कहलाता है। 0 से 90 डिग्री के बीच को न्यून कोण, 90 डिग्री का कोण समकोण और 90 डिग्री से 180 के बीच को अधिक कोण व 180 से 360 डिग्री के बीच को प्रत्यावर्ती कोण कहते हैं या कहलाता है। इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका प्रस्तुतिकरण। छात्र अध्यापक क्रिया में आप लिखेंगे ये सारी चीज़ें और विद्यार्थी क्रिया में आप लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और जो इसका श्यामपट्ट कार्य उस श्यामपट्ट कार्य को देखिए, मैंने इसके अंदर सारी चीज़ें लिख दी है कि इसको क्या कहते हैं, किरण किससे कहते हैं, कोण किससे कहते हैं, न्यून कोण किससे कहते हैं, समकोण, त्रिचुकोण, प्रत्यावर्ती कोण, अधिक कोण, तो सारी चीज़ें मैंने इसको लिख दी। आसन कोण, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने इसमें श्यामपट्ट कार्य के अंदर मैंने देखिए ब्लैक चार्ट में लगाया है, तो इस ब्लैक चार्ट के अंदर आप ये सारी चीज़ें लिख दीजिएगा। इसके पश्चात फिर से आपको हेडिंग लगा लेनी है बौद्ध प्रश्न। तो बौद्ध प्रश्न हेडिंग लगा लीजिए और बौद्ध प्रश्न के बारे में मैंने पहले भी बता दिया कि बौद्ध प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं और किसके द्वारा पूछे जाते हैं और किस कारण से पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये सारे बौद्ध प्रश्न लिख लेना है और ध्यानपूर्वक आपने जो मैंने श्यामपट्ट कार्य लिखा है श्यामपट्ट कार्य को आप ध्यानपूर्वक उतार लीजिएगा और कोई गलती मत कीजिएगा। जिससे मैंने लिखा है उसी प्रकार से आप लिख सकते हैं, इसके अंदर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जिस प्रकार से मैंने लिखा है उसके पश्चात में आपको जो बौद्ध प्रश्न है वो बौद्ध प्रश्न लिख लेना है। बौद्ध प्रश्न लिख लीजिएगा आप। बहुत प्रश्न लिखेंगे अधिक कोण किसे कहते हैं, बच्चे होते हैं 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच के कोण को अधिक कोण कहते हैं। 180 डिग्री से 360 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, तो बच्चे उत्तर देंगे कि इस वाले कोण को प्रत्यावर्ती कोण कहते हैं। इसके पश्चात में जो आपकी पाठ योजना है वो यहीं पे समाप्त होती है, लेकिन उससे पहले आप कोडिंग लगा लेनी मूल्यांकन प्रश्न। तो मूल्यांकन प्रश्न ही लगा लीजिए, उसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लीजिए मूल्यांकन प्रश्न क्या होते हैं और ये क्यों पूछे जाते हैं।
जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक द्वारा पूछे जाते हैं, और ये इसलिए पूछे जाते हैं ताकि उसने छात्र अध्यापक द्वारा या छात्र अध्यापक द्वारा जो पाठ बच्चों को पढ़ाया गया है वो बच्चों ने कितना सिखाया, कितना ग्रहण किया है, उस बात की प्रतिपुष्टि या फीडबैक लेने के लिए छात्र अध्यापक द्वारा मूल्यांकन प्रश्न किए जाते हैं। तो ये जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक किसी भी प्रकार के बनाए जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको कोई एक ही प्रकार से प्रश्न बनाए, तो आप लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक, वस्तु निबंधात्मक किसी भी प्रकार के प्रश्न आपकी इच्छा के अनुसार बना सकते हैं। लेकिन आपका केवल मात्र एक उद्देश्य है कि आप बच्चों का क्या कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं कि उन्होंने सीखा है तो नहीं सीखा। जिस प्रकार से मैंने प्रश्न बनाए उसी प्रकार से आप भी प्रश्न बना सकते हैं। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यही सारी चीज़ें बनाएं। देखिए मैंने लघुतरात्मक बनाए, अति लघुतरात्मक बनाए, तो सारे प्रश्न मैंने इसमें बना दिए, तो आप इन सारे प्रश्नों को लिख लीजिएगा। इसके पश्चात में आपको देखिए मैंने सारे प्रश्न इसमें लिख दिए। लघुतरात्मक देखिए, लघुतरात्मक मैंने लिखे समकोण को समझाइए, ऋजु कोण और प्रत्यावर्ती कोण में अंतर बताइए, किरण किसे कहते हैं, सरेख बिंदु किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें लिख लीजिए। मित्रों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मित्रों सब्सक्रिप्शन का कोई भी चार्जेस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे